गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था जो चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि गुप्त वंश में मतलब क्या क्या है और किस किस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें मैंने बताया कि पहला गुप्त वंश है, उसके बाद क्या है वर्धन वंश है, फिर पल्ला और चालुक्य आएगा, फिर इस्लाम का उदय आया। तो हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे वर्धन वंश के बारे में, उसके बाद पल्ला और चालुक्य और इस्लाम का उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था गुप्त वंश में कौन कौन से है। तो पहले कौन थे, तो गुप्ता जो डायनेस्टी है वो क्या है, चंद्रगुप्त फर्स्ट आया, फिर समुद्रगुप्त आया, समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त सेकंड है, और फिर चंद्रगुप्त सेकंड के बेटा कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त के बेटा स्कंदगुप्त है। तो ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, यानी वंशावली आई है कि वंश हर वंश में क्या है चलती आ रही है। फिर मैंने बताया कि समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी थी जो कौन से गण से बिलोंग करती थी, तो लिच्छवी गण से बिलोंग करती थी। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं वर्धन वंश के बारे में। तो वर्धन वंश में कौन आते हैं, हर्षवर्धन और तथा हर्षचरित। तो चलिए फिर इनके बारे में हम बताते हैं कि हर्षवर्धन कौन थे, क्या थे और इनकी जो बुक है वो क्या थी, किसने लिखी थी। तो फिर लेट्स सी। तो जिस तरह आपको पता है कि गुप्त वंश के शासक के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, यानी गुप्त वंश के जो शासक थे उनके बारे में कैसे पता चलता है, तो अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है। मतलब सिक्के होते हैं ना, कॉइन को, इनसे पता चलता है। उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। मतलब उसी तरह मतलब कि पहले मतलब लोगों का क्या है, अभिलेख सिक्कों इन सब के द्वारा पुरानी पुरातात्विक चीज़ें मिलती थी, उससे हमें पता चलता था। लेकिन अब कुछ ऐसे भी शासक हैं जिनकी जीवनी से पता चलता है कि वो क्या थे, कैसे राजा थे और अपने लिए उन्होंने जनता के लिए क्या किया। तो उन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए वर्धन वंश में क्या है, सबसे पहले हर्षवर्धन है। तो उन्होंने क्या है, ऐसे ही एक राजा कौन है, हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन क्या है, एक राजा थे जिनकी जीवनी लिखी गई है, जिन्होंने करीब 14 साल पहले शासन किया। और उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। हर्षचरित जीवनी किसने लिखी है, तो बाण भट्ट ने लिखी है। किस में लिखी है, तो संस्कृत। कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। मतलब कि हर्षवर्धन के राजा बनने से मतलब कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो आई, उनकी डायनेस्टी है, वहाँ से लेकर और ये राजा बनने तक की इनकी जीवनी के बारे में लिखी गई है कि वो किस तरह से राजा बने और क्या मतलब उन्होंने अपनी प्रजा के लिए क्या किया और कैसे किया। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्या है, चीनी तीर्थयात्री स्वेन तंचांग, जिनके बारे में हमने चैप्टर नंबर 10 में किया था कि कौन थे, एक चीनी यात्री थे जो आए थे और इनके किसके काल में आए थे, तो वो भी मैंने बता दिया था। ठीक है। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। किसके दरबार में रहे, हर्ष के, यानी हर्षवर्धन के दरबार में रहे। ये वर्धन वंश के बारे में कर रहे हैं। हमने गुप्त वंश के बारे में और मौर्य वंश के बारे में हमने पढ़ लिया है। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया। मतलब वहाँ पे उन्होंने जो भी कुछ देखा उसका वर्णन वो एक्सप्लेन किया है, उन्होंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आते हैं हम, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, यानी हर्ष अपने पिता के जो उनके फादर हैं उनके सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेसर के राजा बने। मतलब जब उनके पापा और उनके ब्रदर की जब डेथ होने के बाद उन्होंने कहाँ के राजा बने, तो थानेसर एक जगह का नाम है, वहाँ के वो क्या है राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। उनके बहनोई यानी बहन के हस्बैंड जो है वो कहाँ के शासक बने, कन्नौज के। जब बंगाल में शासक ने उन्हें मार डाला, मतलब कि जब बंगाल के जो शासक ने किसको मार डाला, तो उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे, उन्हें मार डाला, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। यानी उनके बहनोई को मार डाला बंगाल के जो शासक थे, तो हर्ष ने क्या किया, कन्नौज को अपने अंडर रख लिया, मतलब अपने अंदर अधीन कर लिया। अब बंगाल पर उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। पहले उन्होंने क्या किया, अपने अधीन कर लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। नेक्स्ट आते हैं मगध तथा बंगाल को जीत कर उन्हें पूर्वी में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। कहने का मतलब मगध एक जगह का नाम है,
जो और बंगाल, इन दोनों को जीत लिया। युद्ध के दौरान इन्होंने क्या किया, जीत लिया। और पूर्व में मतलब पहले ईस्ट में जितनी उनको सफलता सक्सेस मिली उतनी उन्हें अलग और किसी जगह पे नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। जैसे ही वो नर्मदा नदी को पार करते हुए मतलब दक्कन की तरफ बढ़ने की जैसे ही ट्राई किया उन्होंने, तो जो चालुक्य नरेश जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें क्या किया, रोक दिया। वहीं पर उनको रोक दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। तो ये क्या है, वर्धन वंश के बारे में हमने बात किया है। और इनकी कविता के बारे में, इनकी जीवनी किसने लिखी, ये भी बाण भट्ट ने लिखी है। कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, तो संस्कृत में लिखी है। कौन सी जीवनी लिखी है, तो किस नाम से, तो हर्ष चरित्र नाम से इनकी जीवनी लिखी गई है। ठीक है, बहुत फेमस जीवनी है। एक बार आप नेट पे सर्च करके एक बार पढ़ लीजिएगा, मतलब पेपर में आ सकते हैं कि जो हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी है और उनकी जीवनी का नाम क्या है, ये सब आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पल्लव और चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ क्या है। ठीक है, प्रशस्तियाँ मतलब किसी की प्रशंसा की जाने, तो क्या क्या इनकी प्रशंसा की गई है। तो इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। कहाँ के, तो दक्षिण भारत के। ठीक है, वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट राजवंश थे। पल्लवों की राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। मतलब कहने का मतलब जो पल्लव का राज्य है वो उनकी कौन सी राजधानी, किसकी, तो कांचीपुरम एक राजधानी है। और वो क्या है, क्षेत्रों से लेकर मतलब कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी, यानी कावेरी नदी तो आपको पता ही है, कावेरी नदी तक वो क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, जो डेल्टा है वो क्या है, फैला हुआ था। जबकि चालुक्य का राजा कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। मतलब चालुक्य का जो राज्य कहाँ पे था, तो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्य की राजधानी कौन सी थी, ऐहोल आया हुआ है एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जो धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं को अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। मतलब जो समृद्ध शहर थे उनको क्या है, उनको निशाना बनाया जाता था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन कौन थे, तो पुलकेशिन द्वितीय यानी सेकंड जो सबसे प्रसिद्ध सबसे फेमस चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। यानी ये जीवनी इनकी जीवनी से ही पता चलता है। कौन सी जीवनी, रवि कीर्ति द्वारा रचित। किसके द्वारा रचित, रवि कीर्ति कवि है, इनका कवि का नाम है, उनके द्वारा इनके बारे में पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया है। इसमें मतलब पहले के 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। और पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला। किससे इनका ये राज्य मिला, तो उनके चाचा से मिला। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, तो पूर्व और पश्चिम के दोनों समुद्र के तट के इलाकों में वो अपने क्या किए, अभियान चलाए। और इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। मतलब अपना अभियान भी चलाए। मतलब रवि कीर्ति के अनुसार, मतलब उनके कवि हैं, उनकी जीवनी के अनुसार उसमें लिखा गया है कि ये पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। और इसके अतिरिक्त इसके अलावा उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। यानी हर्षवर्धन उनको भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। कहने का मतलब कि जो हर्षवर्धन थे वो क्या है कि मतलब पराजय होने के बाद यानी हारने के बाद वो हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। पुलकेशिन द्वितीय ने किसके ऊपर आक्रमण किया, तो पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया और जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि कांचीपुरम, मैंने बताया कांचीपुरम एक जगह का नाम है, और उनको वहाँ पे क्या हुआ, उनको वहाँ पे शरण लेनी पड़ी। नेक्स्ट पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी
और लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। मतलब लड़ाई करने से आपको पता है ना किसी का भला हुआ है ना कुछ, प्यार से अगर हमने काम निकलवा दिया तो ठीक है। तो इन्होंने क्या, लड़ाई करते गए और लड़ाई से दोनों वंश क्या है, दुर्बल हो गए, मतलब दुर्बल होते कमजोर पड़ते गए। ठीक है। पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो किसने, पल्लव और चालुक्य को किसने समाप्त किया, तो राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, इन राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। मतलब क्वेश्चन क्या है कि इन राज्य का प्रशासन कैसे चलता था उसके बारे में, कि जो वहाँ का प्रशासन था किस तरीके से चलाया जाता था। तो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। मतलब पहले जैसे राजाएं होती थी उनको भी भूमि कर मिलता था तो वो अपने प्रशासन चलाते थे। उसी तरीके से ये भी राजा क्या अपनी भूमि कर के द्वारा ही प्रशासन चलाते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी। सबसे पहली इकाई कौन सी होती थी, गांव होती थी। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए और राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों को समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कुछ महत्वपूर्ण शासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। मतलब कहने का मतलब कि जो पापा, उसके पापा का पद होता था वो उसको बेटे को दिया जाता था। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। यानी जो कवि हरिसेन है वो सेम अपने उनके पिता भी क्या है, महादंड नायक थे। महादंड नायक मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज अगर हम कोई कोर्ट में कोई चीज़ लड़ने के लिए जाते तो जो जज होता है ना, वही जो जज होता है जो दंड देता है उसी को महादंड नायक कहते हैं। ठीक है। उसी तरह के हरिसेन भी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता है। मतलब कोई तो अपने वंश की तरह ही चलता है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति बहुत सारे एक से ज़्यादा काम करता है। जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारादित्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री थे। मतलब कहने का मतलब कि महादंड नायक के अलावा वो क्या थे, एक सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे और एक संधि विग्रही अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री थे। मतलब एक के साथ साथ उन्होंने 2-3 कार्य भी करते थे। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो प्रशासन में जो प्रमुख व्यक्ति यानी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनका सबसे ज़्यादा शासन और सबसे ज़्यादा बोलबाला था। जैसे वो कौन कौन से हो सकते हैं, व्यापारी है, सार्थवाह व्यापारी, काफिले का नेता या मुख्य शिल्पकार लिपिक के प्रधान हुआ करते थे। तो इनका सबसे ज़्यादा बोलबाला था। नेक्स्ट आते हैं, वहाँ पे एक नए प्रकार की सेना कैसे हुआ करती थी। तो एक राजा अभी भी पुराने राज्यों की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। यानी एक राजा जो पुराने राजाओं की तरह अपने पास एक क्या करते थे, सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। कहने का मतलब है कि इनके साथ साथ क्या होते थे, एक सेना नायक भी होते थे जो कभी ज़रूरत पड़ने पर क्या करते थे, वो सैनिक की सहायता देते थे राजा को। और इन सेना नायकों को कोई मतलब नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। यानी इनकी सैलरी कोई मतलब रेगुलर नहीं दी जाती थी और नियमित रूप से उनको सैलरी नहीं दी जाती थी। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। मतलब इनके बदले क्या किया जाता था, उनको भूमि यानी ज़मीन दे दिया जाता था और दी गई भूमि से ये एक कर वसूलते थे। मतलब जो भूमि है वो सेना नायक क्या करते थे, इन्हीं पे क्या करते थे, कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे और इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। मतलब कहने का मतलब कि राजा के सेना नायक होने के कारण जब जरूरत पड़ती थी तो क्या करते थे, राजा के लिए काम करते थे और राजा उनको खुश होकर उपहार के रूप में उन्हें क्या देता था, भूमि दान दे देता था। उन्हीं भूमि से वो क्या करते थे, कर वसूलते थे। उस कर का इस्तेमाल सेना या घोड़ों की देखभाल करने में करते थे।
या तो हथियार जुटाने में करते थे। तो इसी वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, हम सामंत कहते हैं। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, यानी जहाँ कहीं भी कोई शासक कमज़ोर होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र होने की क्या करते थे, वो ट्राई करते थे। नेक्स्ट आते हैं दक्षिण के राजाओं में सभाएं, मतलब दक्षिण के राजा में सभा कैसे होती थी, क्या होती थी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा यानी डिस्कशन होता था। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिससे सभा कहते हैं, यानी सभा किसे कहते हैं, तो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होता था, उसे हम क्या कहते हैं, सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ ऊर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। यानी कहने मतलब कि जिस एरिया में भूस्वामी मतलब ब्राह्मण नहीं होते थे, वहाँ पे क्या है, वहाँ ऊर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था और इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शब्दावलियों तक काम करती रही हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं हम, उस जमाने में आम लोग कैसे थे। तो ये मैंने आपको इससे पहले वाले में बता दी कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है और इनमें कौन कौन से मतलब है, जो नाटक में कौन कौन से है, तो शकुंतला है, दुष्यंत है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा हुआ है। तो इन सब के बारे में पेपर में आ सकता है। फिर मैंने बताया कि चीनी तीर्थयात्री फारसियान कब सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे, ये मतलब शहर घूमने के लिए आए थे। तो फिर मैंने गुप्त वंश के बारे में बता दिया, वर्धन वंश के बारे में पढ़ा दिया। गुप्त वंश में कौन कौन से थे, तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, फिर ऐसे ही ये क्या है, गुप्त वंश चलते आया है। उसी तरह क्या है, वर्धन वंश यानी हर्षवर्धन के टाइम में। उसके बाद पल्लव और चालुक्य के बारे में बता दिया। अब आते हैं हम इस्लाम का उदय कैसे हुआ। तो इस्लाम का उदय कैसे हुआ, तो मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। अरब क्या था, यातायात का बहुत बड़ा क्या है, केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहने का मतलब कि जो अरब के व्यापारी है, वो नाविक ने तथा नाविकों ने भारत और यूरोप में, मतलब भारत और यूरोप के बीच व्यापार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसके थ्रू, समुद्री रास्ते के थ्रू। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते हैं। बेदुइन कौन होते हैं, जो घुमक्कड़ कबीले होते हैं। ये मुख्य रूप से ऊँटों पे आश्रित होते थे। मतलब किस पे आश्रित होते थे, तो ऊँटों पे अपने क्या करते थे, अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, क्योंकि ये एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो मरुभूमि में भी क्या कर सकता है, हेल्दी रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। तो पैगंबर मोहम्मद ने कब शुरुआत की, तो 1400 साल पहले, यानी 1400 ईयर्स एगो पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। इस्लाम नामक एक नए धर्म की स्टार्टिंग की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम में भी अल्लाह को सर्वोपरि माना गया। यानी जैसे ईसाई धर्म में क्रिश्चियन को मतलब माना गया है, उसी तरीके से इस्लाम में भी अल्लाह को सर्वोपरि माना गया है। और ईसाई धर्म में ईसा मसीह को माना गया है, और उनके बाद सभी को समान माना गया है। और यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन है, कुरान एक अंश दिया हुआ है। जैसे हमारे धर्म में क्या है, भगवद गीता है, उसी तरीके से इस्लाम धर्म में क्या है, कुरान है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाली स्त्रियों पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों पुरुषों के लिए, मतलब ऐसे ऐसे लोग हुआ करते थे। धैर्यवान स्थिर मन की स्त्रियों पुरुषों के लिए हुआ करती थी। दान देने वाली स्त्रियां भी क्या किसके लिए होती थी, पुरुषों के लिए हुआ करती थी। उपवास रखने वाली स्त्रियां किसके लिए रखती थी, पुरुषों के लिए। अपनी पवित्रता बनाए रखने वाली स्त्रियों जो पुरुषों के लिए किया करती थी। अल्लाह को हमेशा याद रखने वाली स्त्रियां किसके लिए, तो पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए
क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 साल के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया और अरब नाविक जो उस महाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया। यानी अरब की जो सिपाही है कब सिंध को जीता, तो 1300 साल पहले। एंड ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट डे करेंगे। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि आपको पता ही है कि हमने पॉलिटिकल साइंस सीटेट के लिए पॉलिटिकल साइंस का हमने सारे चैप्टर कंप्लीट, सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया। अब हम हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ये 6th क्लास की बुक है, उसके बाद 7th की बुक करेंगे, उसके बाद 8th की बुक, फिर हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। इसी तरीके से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है सारे सॉल्व करवा दूँगी। और अगर आपने इतना भी कर लिया ना, तो ये पेपर में मतलब इनफ है सीटेट के लिए, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है और आपको कितना हेल्प मिल रहा है। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए।